This section is recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor, and I also offer IELTS preparation classes. And today you have a very first lecture of this course, but keep one thing in your mind that you have got first 4 introductory lectures. जो आपके 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं उनमें से आज आपका पहला लेक्चर है मेरे साथ। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको मिलते रहे। और कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट, जिस पर आपको बहुत मेहनत करनी है। आज हमारा जो लेक्चर है वो सेंटेंस फॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरफ आपको जाता हुआ महसूस होगा। और यही आपकी सबसे पहले 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। And what I believe, the way I have designed this course, I am sure that you have no knowledge of this. You may have some knowledge, but you may have forgotten because it's been almost a long time since you studied all these items. अगर आप अपने रूटीन की बात करते हैं, अपने पूरे दिन की कि किस तरह से आप सेशंस लेते हैं और कौन सा सेशन आपको किस तरह से हेल्प करता है। Grammar class helps you to improve your knowledge. Grammar class gives you knowledge. Grammar class clarifies everything. Grammar class is the key to all classes. When you take your grammar class, you enter your spoken class. In a spoken class, you rectify yourself. You are told about your mistakes. You are always pointed out that this is your mistake. This is what every student wants, that हमारी गलती निकाली जाए। तो आपकी गलतियों को निकाला जाता है, आपको टोका जाता है, रोका जाता है। एंड और ऐसा होता है आपकी स्पोकन क्लासेस के अंदर। डिस्कशन क्लास गिव्स यू फ्लुएंसी। डिस्कशन क्लास से आपको फ्लुएंसी मिलती है। कम से कम आप 2 घंटे का सेशन अवेल किया करें पूरे दिन में। सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। एक आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भी होता है, वो है 12 से 1 और 7 से 8। 12 से 1 आपका 1-to-1 डिस्कशन सेशन होता है। इवनिंग में आपको 7 से 8 1-to-1 डिस्कशन सेशन मिलता है। फ्राइडे आपका हमेशा स्पेशल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सो रहे होते हैं वो जाग जाते हैं फ्राइडे को, ऐसा लगता है मुझे। और फ्राइडे की शिरकत में लाजमी शिरकत करते हैं, जैसे जुम्मे की नमाज लाजमी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो जुम्मे को मैंने देखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं जो गायब हुए हुए होते हैं। उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। 10 से 12 वही टाइमिंग्स होती है, 3 से 5 और 8 से 10। 40% ऑफ चल रहा है। इस साल की आखिरी ऑफर चल रही है। 4 दिसंबर से मेरा एक बैच स्टार्ट हो गया है। आज 11 दिसंबर है। आप लोगों के साथ एक और बैच स्टार्ट हो रहा है। 18 दिसंबर से तीसरा बैच और 25 दिसंबर से चौथा बैच। और फिर ये 6,000 रुपये वाली ऑफर खत्म हो जाएगी। नए साल के नई पॉलिसीज, नए शेड्यूल्स आपके सामने आएंगे और वो क्या होंगे, वी हैव नो आइडिया। इस पे काम चल रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है वो 3 दिन की वर्कशॉप लिया करे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10। और उसके बाद फैसला करें कि आया उसको इस सेशन का हिस्सा बनना है या नहीं। एंड आई एडवाइस एवरीवन to be regular on this platform. The more you are regular, the more you will be comfortable with everything. ठीक है ना, रेगुलरिटी इज द की। अगर आप रेगुलर नहीं है तो फिर आपको ये कोर्स फायदा नहीं देगा। ठीक है बेटा, बातें समझ आ जाती है। आज का लेक्चर शुरू हो रहा है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। और आपके पास ये बुकलेट भी आ चुकी है। आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर होगा, Sir, why are we learning English? Even we have done masters. Sir, I am a graduate, Alhamdulillah. But sir, why? Why am I still learning English? मैं अभी भी इंग्लिश क्यों सीख रही हूँ सर? Why can't I write good English? अगर मैं आपके
पड़ोसी मुल्क का एक हवाला दूं, if you happen to just talk to Indian students having completed their intermediate, Indian students are good at English. They are not that much interested in language studies. And after bachelor's, they are speaking English. After master's, they are speaking very good English. और इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स का, आप अगर मैं आपको एक मिसाल भी दे दूं, आप संदीप आचार्य को सुने, बहुत सारे इंडियन स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, दे आर वेरी मच गुड एट स्पीकिंग, मजा आता है उनको सुनने में। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में किसी एक की मिसाल दे दें, इमरान खान, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मरूमा, दे यूज टू स्पीक गुड इंग्लिश, जिनका हमारी स्टैंडर्ड था दुनिया में, जिनको कहा जाता था दैट दे आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अदरवाइज हमारे सर्कल में अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले नहीं। एक और अगर मैं कराची की बात करता हूँ, सिर्फ कराची के अंदर जिनका नाम था, डॉक्टर अब्दुल हबीब जालवी, कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं या आजकल, उनका नाम सुना है कि हाँ भाई ये लोग बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। और एक और नाम याद आ रहा है जो हमारी शोबिज इंडस्ट्री के अंदर है, डॉक्टर जियाउर रहमान। ये लोग हैं। अच्छा, ये बड़े, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। वजह सवाल ये है कि वाई सर, वाई आर वी वेरी पुअर इन इंग्लिश? सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर विद अ प्रॉब्लम। आपके माइक के कंट्रोल्स भी आपके पास आ चुके हैं, ठीक है ना? जब whenever you have a question related to my lecture, you can raise your hand. दो तरह के वर्ड्स हमने जिंदगी में पढ़े हैं। वी हैव स्टडीड टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। You already have good knowledge of content words, and you don't know that you have a lot of vocabulary. Since school life, you have been learning noun, verb, adjective, and adverb. And you have almost collected more than 5,000 content words. और कंटेंट वर्ड्स में गलती क्या हो सकती है? मैं अगर आपके सामने कोई इनमें से कोई गलती लिखूं, तो देखिए बेटा, इसमें से गलती सिर्फ वर्ब की हो सकती है, और उस गलती को क्या कहते हैं? वर्बल एरर। आइए वर्ब पे थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे दिन में 3 सेशंस होते हैं। अगर आप मेरे दिन में 3 सेशंस लेंगे तो मेरे हर सेशन की बातें बड़ी मुख्तलिफ होती है, टॉपिक वही होता है। अगर मैं वर्बल एरर की बात करता हूं, तो वर्ब के अंदर पहली गलती मुझे बताइए क्या हो सकती है कोई ज़हीन बच्चा? सर पहली गलती ये हो सकती है। इसमें हैंड रेस करने की जरूरत नहीं होती, आप माइक खोल के अपना जवाब देके माइक बंद कर दीजिए। सर मोस्टली हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम अगर हमने जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है हम थर्ड लगा देते हैं, सेकंड लगा देते हैं। मोस्टली मैंने तो ये देखा है। माशाल्लाह, यस यही गलती, इनसे कितने लोग एग्री करते हैं? जी सर, इस लेवल की ही गलती हमारे जहन में आ रही है कि या बिकॉज तो वर्ड की फॉर्म की गलती कर सकते हैं, बस यही गलती है। अच्छा, ये गलती होती क्यों है? अब ये गलती होती क्यों है? क्योंकि हमें टेंसेस की सही नॉलेज नहीं है, हमें मॉडल वर्ब्स की सही नॉलेज नहीं है, हमें कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं लिखना, क्योंकि वो इसी से जुड़कर बनते हैं टेंसेस और मॉडल्स। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही कॉल मी यस्टरडे, मैंने क्या गलती की है बताओ? सर कॉल्स आपने आएगा फर्स्ट क्योंकि फॉर्म ये कॉल्ड आएगा इसमें, कॉल्ड आएगा, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। कॉल्ड आएगा सर। इसमें क्या, पास्ट की बात है। इसमें क्या गलती की है? एवरीडे हर दिन करता है। सर सेकंड में कॉल्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉल्स आएगा। पास्ट यस। प्रेजेंट भी है ना, लाइक रोज कॉल करता है। अब देखिए, ये वो बातें लिखी जो आप लोगों को आती है, Yes. मानते हैं ये बात आती है या नहीं आती है? जी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि कंटेंट वर्ड्स की तो नॉलेज हमारे पास है,
ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर वर्ब के अंदर गलती होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्ब की फॉर्म की गलती कर देते हैं, और ये गलती हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और बहुत हद तक हमें ये बात समझ आती है कि यस्टरडे में ईडी लगेगा, एवरीडे है तो एस लगेगा, टुमारो है तो विल कॉल लगेगा। सर दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ और है बेटा। उस प्रॉब्लम को अभी तक एनालाइज नहीं कर सके, हम समझ नहीं सके। हम अभी भी फिर दोबारा क्या शुरू कर देंगे, टेंसेस पढ़ना, क्या उससे लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी? हम तो, हमारी तो प्रॉब्लम टेंसेस है ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम मॉडल वर्ब्स है ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम कुछ और है। हमारी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। हमारे पास जो नॉलेज नहीं है, जो कभी किसी टीचर ने डिस्कस ही नहीं किया ना बताया, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। मुझे अपनी टीचर के अल्फाज आज भी याद है। 9th क्लास मैट्रिक क्लास के हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल्स के लिए वो कहती है बेटा ए एंड दा मैं क्या पढ़ाऊं, अकड़ बकड़ कर लेना। प्रपोजिशंस बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं होते। कंजंक्शन बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा 10 दफा पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आते। हो गया कबाड़ा, यहीं से कबाड़ा शुरू होता है, तो स्कूल से। हमें स्कूल लाइफ में आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन नहीं पढ़ा गया। इंटर में तो अंग्रेजी थी नहीं, नॉवेल पढ़े हुए थे, चैप्टर्स पढ़े हुए थे, पोयम्स थी, लैंग्वेज तो थी नहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंग्लिश में। बैचलर्स में आने के बाद तो बस पढ़ा, खुद ही पढ़ना होता है। मास्टर्स में तो बस टीचर सिर्फ ताने देता है। Sorry, I'm हकीकत है, interrupt. Sir, हकीकत है। sir, can I say something? हम्म। Sir, you pronounce poems. Is it right pronunciation? We say normally poems. अभी तो इसके Poems अंदर and पोम्स कहते होंगे, आपने कहा होगा पोम, सुना होगा पोम, नॉट पोयम, पोम। इसी के ऊपर okay. हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम ले गए थे, हम बड़े थोड़े से चैलेंजिंग आदमी थे। हम सारी डिक्शनरीज उठाकर ले गए, बड़ा मुश्किल से 7-8 डिक्शनरी बैग में भर के, मैं और खोल के रख दी, कुछ लाइब्रेरी से लेकर आ गए, कहाँ लिखा हुआ है पोम। फिर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी पे सुनवाया, इट्स पोयम। मैंने कहा ये पोम कहाँ से आ गया? तो मैं इसका जवाब फिर किसी ने नहीं दिया, उसका जवाब हमने खुद ही दिया। हमारे ये जो फॉर हेड होता है, इसको आप लोग उर्दू में क्या कहते हैं? फॉर हेड, For ये जो फॉर हेड होता है हमारा, इसको माथा आप कहते हैं. माथा। औरंगी टाउन में चले जाइए, औरंगी Okay. टाउन के लोग बताइए इस माथे को क्या कहते हैं? है कोई औरंगी टाउन से या किसी की नॉलेज है इस हवाले से? No, sir. कराची के अंदर आप औरंगी टाउन में चले जाइए, वो बोलेंगे मेरा मत्था नहीं घुमा। वो माथे को मत्था कर दिया उसने। ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि माथे को मत्था बोला जाता है? तो ये चीज कहलाती है जब आप एक ही शहर में रहे, एक ही जगह पे रहे और ट्रेवल करें, तो हर शहर में हर जगह पर लैंग्वेज को बोलने के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं। एक ही जबान है लेकिन बोलने के अंदाज मुख्तलिफ है। तो अब जैसे ये पोम का वर्ड है, इट्स अ डायलेक्ट, बोलने का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है माथा एंड पोयम। स्टैंडर्ड क्या है? मल्टी नेशनल। लेकिन आपने सुना होगा मल्टाई नेशनल। लेकिन ये इतना ज्यादा यूज हुआ कि मैंने अब अभी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी के अंदर देख रहा था, मल्टाई नेशनल आ चुका है। पता है आपको? पहले मल्टाई नेशनल डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन दुनिया में मल्टाई नेशनल को इतना यूज किया गया कि वो आ गया। अब वो डिक्शनरी के अंदर आप सुन सकते हैं मल्टाई नेशनल। तो बेटा बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारे इर्द गिर्द चलती है। पोयम, पोम, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वक्त के साथ साथ आपको आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल्स की, भले से 3 है। गोरा इसके बारे में क्या कहता है गौर से सुनिएगा। गोरा ये कहता है कि आर्टिकल्स रूल्स आर वेरी लूज। आर्टिकल्स के जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा लूज है।
आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा लूज है, सो यू कैन नॉट ग्रिप देम, आप उसको ग्रिप नहीं कर सकते। फिर क्या करें? फिर आप उसकी गलती को काबिले कबूल मान लिया गया। इफ यू आर मेकिंग prepositional articles error, it is acceptable, तो ये काबिले कबूल है, मान लिए इसको गलती को। लेकिन with the passage of time, when you study articles, when you expose yourself to this language, you will learn कि यहाँ पर आ लगाइए, यहाँ पर एन और यहाँ पर दा। कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ रूल्स हैं आर्टिकल्स के अंदर जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, और ये आपका पहला असाइनमेंट है इस हफ्ते का। आपको मैं आर्टिकल्स के ऊपर एक रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगा, मैं आर्टिकल्स के ऊपर आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, और इस सैटरडे को मैं आर्टिकल्स का आपसे टेस्ट भी लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके राइटिंग की गलतियां, स्पीकिंग की गलतियां जो आपको अभी नहीं पता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, तो सर जैसा आपसे कह रहे हैं आप वैसा कर लीजिएगा। आपको तो नहीं पता ना व्हाट योर मिस्टेक्स आर, सर को पता है कि आपकी गलतियां आर्टिकल्स में हो रही। ठीक है, दे आर एक्सेप्टेबल, सो दैट्स व्हाई यू डोंट रियलाइज योर मिस्टेक्स। प्रेपोजिशंस, सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आईएलटीएस के अंदर आप अपेयर होने जा रहे हैं, अगर आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना है, आपकी स्पीकिंग और राइटिंग में सबसे ज्यादा जो मार्क्स कटते हैं वो आपकी प्रेपोजिशन की गलतियां और कंजंक्शंस की गलतियों की वजह से कटते हैं। प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स आर unacceptable. We cannot accept your mistakes in prepositions. Prepositions, ठीक है, preposition के rules 10% अवेलेबल है, लेकिन और गोरा खुद अपनी किताब में लिखता है, the more you expose yourself, the more you understand prepositions. Prepositions have no fixed rules. Oh, I see. तो सब prepositions का क्या करें? आप इस हफ्ते पहले आर्टिकल्स पे काम कर लें, मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रेपोजिशन का असाइनमेंट दूंगा, एक पीडीएफ, उसका रिकॉर्डेड सेशन और उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस, उसका फिर एक टेस्ट भी लूंगा उन्हीं एक्सरसाइजेस से, ताकि मुझे पता चले अवाम ने कितना पढ़ा है। ठीक है, गॉट इट? इस हफ्ते आर्टिकल्स दोनों चीजें सेंड कर दूंगा एक साथ, अगर आप आर्टिकल्स पे हाथ साफ कर ले तो प्रेपोजिशन पे शिफ्ट कर जाइएगा, और उसमें मैंने गाइड किया कि किस तरह से आपको इन प्रेपोजिशंस पे काम करना है। कंजंक्शन में कल से शुरू करवाऊंगा, मेरे लेक्चर में शामिल है। ऑक्सिलरी वर्ब भी मेरे लेक्चर्स में शामिल है। लेक्चर 1 to 4 के अंदर आपको कंजंक्शन ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों मिल जाएंगे। नीचे लिखे हुए दो सेंटेंसेस को देखिएगा। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. इसमें जितने भी अंडरलाइन हुए वर्ड्स हैं, आप अगर उसको निकाल दे अपनी जिंदगी से, इस सेंटेंस से निकाल कर जरा देखिए और पढ़िए सेंटेंस को, तो आपकी इंग्लिश में यही गलतियां हैं, चेक कर ले आप। यही वजह है कि आपके पास फ्लुएंसी नहीं है, आपके सेंटेंस नहीं जुड़ता, आपके वर्ड्स नहीं जुड़ते। मान ले सर की बात, अग्री और डिसअग्री? गलतियां यही है और तो कोई गलती नहीं है, वो एक अलग बात मोस्टली है। यही मिस्टेक्स हैं। वो एक यस अलग सर, यही मिस्टेक्स वो एक अलग बात है कि थोड़ी कुछ कहीं पर वोकैबुलरी शॉर्ट हो जाए। लेकिन देखो, एक वर्ड याद किया मैंने, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने एक वर्ड याद किया, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना, दे आर प्रोटेस्टिंग। अब अगर मैं कहूं कि वो किसी चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो जब मैं किसी वोकैबुलरी को याद करूं तो मुझे मेरे ऊपर ये बात फर्ज है कि मैं उसका प्रेपोजिशन भी साथ में याद करूं कि प्रोटेस्ट के बाद अगेंस्ट लगता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग। अगर मैंने एक वर्ड याद किया कंप्लेन, अब मैं अगर कंप्लेन किसी के खिलाफ कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कंप्लेन अगेंस्ट, लेकिन अगर मैं किसी से कंप्लेन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कंप्लेन टू।
लेकिन अगर मैं किसी से कंप्लेन कर रहा हूं किसी इंसान के खिलाफ, तो अब देखो मैं याद करूंगा, कंप्लेन टू somebody अगेंस्ट somebody समथिंग, आई एम कंप्लेनिंग टू अली अगेंस्ट हिज ब्रदर्स बिहेवियर। तो ये याद करना पड़ता है और यही हमारी गलतियां है। हम तो एक ही वर्ब याद करके बैठ गए, कंप्लेन शिकायत करना, प्रोटेस्ट एहतजाज करना। यानी कि वोकैबलरी को जब याद किया जाता है तो उसके बाद का प्रपोजिशन भी याद किया जाता है। जैसे आज सुबह का एक सवाल था, आई एम मैरिड टू या आई एम मैरिड विद। तो जो लोग शादीशुदा है वो भी विद थे, और जो शादीशुदा नहीं है वो भी विद थे। जबकि होता क्या है, आई एम मैरिड टू, आई एम एंगेज टू, आई एम सिंसियर टू, आई एम लॉयल टू। ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई रूल्स है? नहीं भाई, याद करने पड़ते हैं। सिंसियर टू, लॉयल टू, एग्री विद, अग्री विद, एंगेज टू। तो याद करेंगे कैसे करेंगे? जब आप लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज्यादा जो अंग्रेजी में ग्रामर में मुश्किल टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है, सबसे मुश्किल टॉपिक और ना खत्म होने वाला टॉपिक। तो आप अपने टीचर की तरह, जिसको 20 साल हो गए पढ़ते हुए भी, आज भी वो प्रेपोजिशन देखता है जब कोई नया वर्ड उसकी जिंदगी में आता है कि उसके साथ कोई प्रेपोजिशन है तो किस तरह से लग रहा है। आगे बात समझ। कंजंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, अगर थोड़ा सा और इसकी गहराई में जा रहे हैं, आर्टिकल्स नाउन को जोड़ रहा होता है, प्रेपोजिशन नाउन को जोड़ा होता है, प्रोनाउन को जोड़ा होता है, एडजेक्टिव को जोड़ा होता है। कंजंक्शन यानी कि आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं। अगर कंजंक्शंस की बात करूं, ये वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, ये सेंटेंसेस को भी जोड़ देते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली आपकी टाइम को बता रहा होता है और आपको सेंटेंस को मुकम्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। आपको प्रेजेंट और पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से पता चलता है। नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में ये आपकी मदद करता है। हकीकत में जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती है। आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, auxiliary verbs have no meanings, but they make your sentence meaningful. लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। आ गई बात समझ? असाइनमेंट याद रहेगा मेरा। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पे मैंने आपको सबसे पहला एक असाइनमेंट दिया है जिस पर आप लोग काम शुरू करेंगे। आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, आप परेशान ना हो। व्हाट इज फ्रेज? अब आप लोग कुछ आपके जहन में देखिए, कुछ बातें चल रही है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। यू आर थिंकिंग ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं। आपके जहन में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस चल रहे होते हैं। जैसे किसी ने आपसे कुछ बात कर दी कि भाई सारा क्या कर रही है, तो आप कहना ये चाह रहे हैं वो छत खेल रही है। वो छत पर वो खेल रही है छत पर। आपके जहन में मुख्तलिफ सेंटेंसेस के टुकड़े होते हैं जब आप लैंग्वेज का आगाज करते हैं। अब कुछ टुकड़े जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रेज कह देते हैं। जैसे मैंने कहा छत पर, अगर तो मैं सिर्फ ये कह देता वो खेल रही है, वो खेल रही है, तो ये टुकड़ा ऐसा है जो आपको मुकम्मल बात समझा रहा है। वो सो रही है, वो खाना पका रही है, वो अपना पढ़ रही है, ये तो पूरा एक मुकम्मल सेंटेंस हो गया। सेंटेंस भी क्या होता है, कुछ अल्फाजों के टुकड़े जुड़ जाते हैं वो सेंटेंस बन जाता है। कुछ अल्फाज जुड़कर सेंटेंस नहीं बन पाता। जरूरी है कि मैं 3 वर्ड्स जोड़ दूं तो एक सेंटेंस बन जाए, आई हेट यू। 3 सेंटेंस जोड़े और सेंटेंस बन गया, जरूरी तो नहीं। अगर मैं कहूं ऑन द रूफ, अभी भी तो मैंने 3 वर्ड्स को जोड़ा है, अब तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। जब आप वर्ड्स को जोड़े उसमें ना कोई सब्जेक्ट हो,
अभी आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज सब्जेक्ट। ना उसमें कोई वर्ब हो, आपको पता चलेगा आगे चल के वर्ब क्या। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं आता तो उसने पता नहीं इंटर कैसे कर लिया है कि उसको सब्जेक्ट और वर्ब की नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है और कुछ अल्फाज आपके सामने जुड़ गए हैं तो वो फ्रेज है फॉर श्योर। इन द क्लास, इन द किचन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, at the bus stop, at the breakfast, on the roof, at the door, on the floor, at the airport, ये सारे आपके सामने क्या आ रहे हैं? फ्रेजेस आ रहे हैं। अल्फाजों का कोई ऐसा मजमूआ जो आपको कुछ मीनिंग्स देते हैं या फिर कोई अधूरी मीनिंग्स दे दे। बस याद रखिए, इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। खुद से ही आपको पूरी मीनिंग्स नहीं दे सकता। जब फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज के अंदर भी बहुत सारी दो अकसाम है, लेकिन हम आपको सिर्फ दो बातें बता रहे हैं, नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है सर? नाउन फ्रेज से मुराद है कि आप शुरू के अंदर कोई आर्टिकल लगा दे, आ लगा दे, एल लगा दे, दा लगा दे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द बिग रेड एप्पल, इट इज अ नाउन फ्रेज। आप शुरू में इन ऑन एट लगा दे, फॉर लगा दे, बिफोर लगा दे, आफ्टर लगा दे, बिकॉज ऑफ लगा दे, सिंस लगा दे, तो वो बन सकता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। याद रखिएगा, ठीक है। अब आ रहा है आपकी जिंदगी में क्लॉज। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम आपकी नॉलेज को रिफाइन करना है। आपके पास नॉलेज है, देखिए आपके पास, मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, मिसालें आती रहती है। आप लोग सॉल्ट यूज करते हैं घर में? सॉल्ट, नमक Yes, यूज sir. करते? कभी उसको सॉलिड फॉर्म में यूज किया है? एक बड़ा सा पत्थर हो, पूरा सालन में डाल दिया, No, भाई sir. हमारे पास सॉल्ट है। तो यही हमारी नॉलेज है। हमारे पास नॉलेज तो है, पढ़ा तो हमने सब कुछ है यार, पढ़े लिखे लोग हैं जब भी तो बैठे हुए और जूम पे क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन वो मिसाल वही है कि आपके पास पूरा एक सॉल्ट का पीस है, लाइक अ स्टोन। क्या उसका कोई इस्तेमाल है? इट्स ऑफ नो यूज। इट हैज वर्थ, वर्थ है उसकी। सेम विद द गोल्ड। आपके पास एक बहुत बड़ा गोल्ड है, गोल्ड का पत्थर है, इट्स ऑफ यूज, इट्स ऑफ नो यूज, बट इट हैज वर्थ, वर्थ है। लेकिन अब आप उसको क्या करेंगे? अब आप उसको रिफाइन करेंगे। सॉल्ट को आप अगर रिफाइन कर दे, उसको ग्राइंड कर दे, बेहतरीन किस्म का सॉल्ट बन जाएगा उसमें, उससे। तो अब आप वही काम कर रहे हैं कि आप उसकी घिसाई कर रहे हैं ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैं आपके जो नॉलेज का आपका एक पत्थर है ना दिमाग में, हम उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास गोल्ड का पत्थर हो, ठीक है ना। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसको रिफाइन कीजिए, तो देखिएगा यू विल बिकम गोल्ड। फिर आप अपनी वर्थ आपकी जो होगी, आपकी सोच है, ठीक है। सो अब आइए क्लॉज। नॉलेज आपके पास सब है, सिर्फ उसको रिफाइन करने की जरूरत है। रिफाइन हो जाए, किसी शक्ल में आ जाए, वो चीजें रिफ्रेश हो जाए, पहचान उसकी सही होने लगे, देन यू विल बी एबल टू यूज दैट नॉलेज। अभी आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे पास क्लॉज दो तरह के होते हैं। क्लॉज की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये होती है कि there are two kinds of clauses, independent clause and dependent clause। अच्छा, डिपेंडेंट देखें, नाम से पता चल रहा है, मोहताज, नाम से ही पता चल रहा है, मोहताज। जब आप किसी के मोहताज होते हैं तो इसका मतलब है आपको किसी की जरूरत है। और जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, खुद मुख्तार, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। सो एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है, मैं ये भी कह सकता हूं, अ सेंटेंस इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी विल कॉल मी टुमारो, वो कल मुझे फोन करेगी, वो कल मुझे फोन करेगी। शी विल कॉल मी टुमारो। अगर मैं ये कह रहा हूं शी विल कॉल मी टुमारो,
it means that this is an independent clause. इसको आगे पीछे किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है और ये एक मुकम्मल मीनिंग्स दे रहा है. I will join a spoken English course. I will join a spoken English course. This is an independent clause because it's giving you complete meanings. लेकिन अब आइए dependent clause. Dependent clause क्या होता है? ऐसा क्लॉज जिसमें आप किसी के मोहताज हो. जैसे इफ यू वर्क हार्डर, अगर आप मेहनत करेंगे, हाँ तो सर क्या होगा? When you come on time, जब आप वक्त पर आएंगे, हाँ तो फिर क्या होगा? When she calls me, हाँ तो बताइए फिर क्या होगा? When I come to know, बताइए फिर क्या होगा? Because she likes to read books. आगे तो बताए ना सर, अधूरी बातें कर रहे हैं आप. बस यही अधूरी बात को डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है. और डिपेंडेंट क्लॉज की एक और बड़ी पहचान, क्योंकि फ्रेज भी आपको अधूरी मीनिंग्स देता है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि डिपेंडेंट क्लॉज में यू विल फाइंड अ सब्जेक्ट, यू विल फाइंड अ वर्ब. इफ यू कम ऑन टाइम, इफ इट रेन्स, इफ सर हसीब टेक्स एन एक्स्ट्रा क्लास, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है. फ्रेज में ना सब्जेक्ट आता है ना वर्ब आता है. आ गई बात समझ? क्लियर हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज पहचान. Sir, please repeat. मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिख देता हूं, आपको बहुत आसानी से बात समझ आ जाएगी. देखिए, मैंने कहा शी कॉल्स मी. क्या मेरी इस सेंटेंस में कोई कमी आपको नजर आ रही है? क्या पूरी बात हो गई है? शी कॉल्स मी, वो मुझे फोन करती है. अच्छी बात है सर, करना चाहिए, बेगा बीवी आपकी. शी कॉल्स मी. लेकिन अगर मैं ये जुमला यूं लिख दूं, इफ शी कॉल्स मी, मुझे बताइए क्या अब मैं इसको कह दूं कि ये एक सेंटेंस है? मैं इसको सेंटेंस नहीं कह सकता. क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है. मैं इसको अब क्या कहूंगा? दोनों क्लॉज है, लेकिन इसको मैं नाम दूंगा डिपेंडेंट क्लॉज. अब आप इफ लगा ले, व्हेन लगा ले, अंटिल लगा ले. देखिए, आपकी लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके लिए मैं कुछ बातें लिख रहा हूं. मैं इफ की जगह पर देखिए व्हेन लगाता हूं. अब आप देखिए, आपको बात समझ आती है? बात मुकम्मल हो रही है. अंटिल शी कॉल्स मी, एज सून एज शी कॉल्स मी, बात मुकम्मल नहीं हो रही. जैसे ही वो मुझे फोन करेगी, जब तक वो मुझे फोन नहीं करेगी, जब वो फोन करेगी, इफ शी कॉल्स मी, अगर वो फोन करेगी. ये सारी एग्जांपल्स आपको किसकी मिल गई? डिपेंडेंट क्लॉज की. ठीक है. अच्छा, अगर मैंने लिखा शी कॉल्स मी, शी कॉल्ड मी, शी विल कॉल मी, क्या ये इसमें किसी किस्म की कमी है? कोई कमी नहीं है. सेंटेंस मुकम्मल हो गया. ठीक है ना? आप आगे मर्जी है आपकी, आप एडवर्ब लगाना चाहे आपकी मर्जी भाई, कोई टेंशन. एडवर्ब ना भी लगाए, जुमला तो मुकम्मल हो गया. यस्टरडे लगा दो, चलो. अब बताइए, अब आपको कोई कमी नजर आ रही है? कुछ बच्चे हो सकता है. अब इसको मैं नाम क्या दे दूंगा? मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकता हूं, और मैं इसका दूसरा नाम क्या दूंगा? इसमें दूसरा नाम क्या दूंगा? दूसरा नाम क्या दे दिया मैंने? इन सेंटेंस बोल दिया. मैंने इसको सेंटेंस का दर्जा दे दिया कि भाई ये सेंटेंस है क्या? नहीं है? कोई शक Complete है? sentence बन इट्स गया. अ कंप्लीट सेंटेंस. इट्स अ सेंटेंस. सेंटेंस जब कह दिया तो इसका मतलब यही है ना बेटा, सेंटेंस मीन्स कि इसने आपको मुकम्मल मीनिंग्स दे दी है. अगर वो मुकम्मल मीनिंग्स देगा ही नहीं तो कभी सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं. अब आपके पास सेंटेंस खुद चलकर आ गया. व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning.
A sentence normally ends on full stop, question mark और mark of exclamation. अच्छा, एक निशानी भी बता रहा हूँ, हमेशा सेंटेंस जो होता है उसका एंड जो होता है वो फुल स्टॉप पर होता है, क्वेश्चन मार्क पर होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है कि नहीं होता? Yes, sir. और अगर वो सेंटेंस नहीं है तो देखें, फिर उसमें आगे कॉमा लग जाता है, ये देखिए, यानी कि इसको इंतजार है कि इसके आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, बात मुकम्मल नहीं हुई है। ये हटा देते हैं इसके नीचे से तो शायद आपको क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, आ गई बात समझ? Yes. इतनी देर में हम अपनी क्लास में व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकते थे जितनी देर में हम व्हाइट बोर्ड पे यहाँ लिख देते थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब सेंटेंस की काइंड सबको याद होंगी, याद करें। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया जुमले, नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमले। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, कोई परेशानी की बात नहीं है। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस और नो क्वेश्चन, और क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। वैसे तो देखो बेटा, सवाल बहुत सारे तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो जनरली सवाल पूछे जाते हैं वो दो है, यस और नो क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड? अब आप या तो जवाब यस में देंगे या फिर नो में देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. यस। अगर मैं कहूँ Yes. व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो अब आप यस और नो में नहीं कहेंगे, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब आप जवाब कहां से शुरू करेंगे? बिकॉज। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? बिकॉज सर आई लाइक दिस लैंग्वेज, बिकॉज आई वांट टू improve myself, because it's an international language. Where is your home? Sir, where do you live? Sir, in Lahore, in Karachi, in Islamabad, in Waqe. Where do you live? आप अब लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि जब WH वर्ड्स आते हैं तो हमारे जवाबात बदल रहे होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर WH वर्ड। WH वर्ड लोकेशन की बात करता है, टाइम की बात करता है, चॉइसेस की बात करता है, रीजंस की बात करता है। बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जो आपका एक बहुत तफसीली लेक्चर है आने वाले सेशंस में। फिर आपकी जिंदगी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, याद करें बचपन के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बेटा मेरी बात सुनिए, बेटा बातें नहीं करें आप, मेहनत कीजिए, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, अपने अम्मा पापा को फोन करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स। और इन सेंटेंसेस का आगाज वर्ब से होता है, और इन सेंटेंसेस के आखिर में भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्टॉप भी किया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा दिया, कोई टेंशन नहीं। और ये यू नॉर्मली गिव एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। सीधा जाइए, आगे से लेफ्ट लीजिए और फिर सीधा चलते रहिए, वहां पर पान वाले की दुकान आएगी, वहां से उससे पूछिए असलम का घर का है, वो बता देगा। ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से व्हेन ओपन द विंडोज व्हेन यू स्प्रे इट इन द washroom, open the window when you spray and don't forget to wear gloves, और gloves पहनना ना भूलिए। आपकी बात समझ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अलाटी हम फिर फेल हो गए, अलाटी हम पास हो गए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। बड़ा फेमस सेंटेंस है हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश में, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अलास शी हैज डाइड। दो बड़े फेमस सेंटेंसेस हैं ये, हुर्रा और अलास सडन एक्सप्रेशंस। क्या खूबसूरत दिन है भाई, व्हाट अ स्टनिंग सनसेट, क्या जबरदस्त डूबता सूरज है। हाउ डिलिशियस दिस केक टेस्ट, वाओ दैट परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड वी लिव इन। सडन एक्सप्रेशंस, जब आप सडन एक्सप्रेशंस का इंतजार करते हैं तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमले। आप कभी घर से निकले, किसी भी कराची के सिग्नल पे चले जाए, लाहौर के सिग्नल पे जाके खड़े हो जाए, तो आपको दुआएं मिलना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में।
अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, अल्लाह तुझे हमेशा आबाद रखे, अल्लाह तुझे फलता फूलता रखे. May you have a prosperous year ahead. May you live long. May you have many more. Happy birthday to you. May you have many more. May you live long. May all your dreams come true. अल्लाह करे तुम्हारे सारे ख्वाब सच हो जाए. आ गई बचपन की बातें, रिफ्रेश हो गई. Yes. यस हो गए सर. चले, जो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद उन्हीं बातों पर आपकी एक्सरसाइज होती है. आप एक्सरसाइज अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे. अगर आप एक्सरसाइजेस को इग्नोर करेंगे तो आपका टेस्ट का स्कोर बहुत बुरा आएगा. अब जैसे पहला सेंटेंस है, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. मैं सेंटेंस बोल दूं या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल दूं, एक ही बात है. तो बताइए ये क्या है? दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. सेंटेंस. सेंटेंस. सर सेंटेंस है. वेरी गुड. द क्यूरियस लिटिल किटन, ये क्या है? सर इंडिपेंडेंट. सर डिपेंडेंट. नाउन फ्रेज. सर इंडिपेंडेंट है ये. इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? बता दिया तो 5,000 रुपए नाम. नाउन सर ये फ्रेज है. फ्रेज है. सर ये फ्रेज है. ये फ्रेज है सर, फ्रेज है. अगर दा को देखा तो नाउन फ्रेज, अगर प्रेपोजिशन को देखा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज. अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज. सर ये भी फ्रेज है. ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. Prepositional phrase. When the sun sets, when the sun डिपेंडेंट sets, क्लॉज. dependent clause. आपने याद रखा हुआ if, when, until, as soon as. Very good. The sky is clear and blue. इंडिपेंडेंट क्लॉज. Independent clause. Independent clause. A delicious chocolate cake. Independent clause. इंडिपेंडेंट क्लाउड. इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है? बता दो. 5,000 रुपए अभी के अभी दो. नो सर, नो नो. नाउन फ्रेज है. Noun phrase. Across the नाउन फ्रेज है street. ये. Across the street. प्रीपोजिशनल फ्रेज. Prepositional phrase. If you study hard. डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज. Dependent clause. The tall oak tree. नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज है सर ये. Noun phrase. Inside the house. सर ये नाउन फ्रेज. Prepositional phrase. Prepositional phrase. Because she was tired. It's dependent clause. Dependent clause. Dependent clause. We went to the beach yesterday. It's a sentence. सेंटेंस है ये. It's a sentence. His old leather jacket. डिपेंडेंट. Dependent clause. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब बता. सर ये फ्रेज है. सर इसमें कोई वर्ब नहीं है, फ्रेज है. फ्रेज है ये. Phrase. Phrase. Since it has started raining. डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज है. Dependent. A bright sunny day. नाउन फ्रेज. Noun phrase. I enjoy eating an ice cream. सेंटेंस. सेंटेंस. तो सेंटेंस है ये. Sentence. Although he tried his best. Prepositional phrase. अस्तगफिरुल्लाह. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिख रहा. इसमें डिपेंडेंट क्लॉज. तो फिर ठीक है भाई. अच्छा, किसके बच्चे रो रहे हैं? माइक्स बंद कर दिया करें जब आप
क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो अपने माइक्स कंट्रोल रखा करें। ये आपके पास इसके आंसर्स भी मौजूद हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। कल सर क्या पढ़ाएंगे? कल आप लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस में आप लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और मैं हकीकत बता रहा हूं, पता नहीं हमें हमें क्यों ये बातें बचपन में किसी ने नहीं समझाई थी, जो इतनी आसान तरीन बात है, जो आप कल के लेक्चर को जब आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? आगे चलें, फिर क्या पढ़ेंगे इसके साथ? फिर इसके साथ आपको एक्सरसाइज मिलेगी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे जहां हम जा रहे हैं। हमारा जो कोर टॉपिक है वो है सिंटैक्स, अल्फाजों की तरतीब। और अभी आप देखें, मैं आपको सिर्फ उसी चीज को समझाने के लिए मैंने कितनी बातों को समझाना है। और फिर हम आएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। मोस्ट प्रोबेबली कल की एपिसोड में ही हम सेंटेंस फॉर्मेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है? सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन की बहुत सारी बातें, और उसके बाद आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर डिस्कशंस। फिर हमारा ये एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो अगली एपिसोड में। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछिए, सर पूछिए। ये जो अभी रिकॉर्डिंग आपने की है ये हमें मिल जाएगी ग्रुप में, ताकि जो चीज ना क्लियर हुई हो तो वो हम दोबारा से उसको रिटर्न भी कर सकें? मिल जाएगी। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। Miss Pari is joining you for a discussion class. Miss Pari is your discussion teacher. You have got 6 different discussion teachers. ये बात जहन में रखिएगा कि डिस्कशन क्लास गिव्स यू फ्लुएंसी। अच्छा, मैंने एक बात महसूस की है, नोट की है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आप लोगों की, आपको ऐसा लगता है कि बस मेरी बारी आ गई है तो मैं जा रही हूँ, तो बेटा बारी का इंतजार मत किया करें। आपको लिसनिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। द मोर यू लिसन द मोर यू विल इम्प्रूव। जितना आप ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। बात समझ आ रही है? बस अभी आपके पास एक लिंक और आ रहा है, उससे अपनी डिस्कशन क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।